फ्रेम पूरा आ रहा है, ठीक है। फ्लो चार्ट देखा था, रिलेटिव डेंसिटी देखी थी, मेजरली आज विस्कोसिटी शुरू करनी है। विस्कोसिटी क्या है ये चीज? जब भी हम बेसिकली इन लेमन टर्म्स इट इज फ्लूइडिटी, बहने की कैपेबिलिटी, है ना। जो चीज जितना स्लो फ्लूइडिटी, मतलब जिसकी जितनी स्लो फ्लूइडिटी होगी, जस्ट लाइक हनी एंड वाटर, आप दोनों को गिराओ तो आपको साफ पता चल जाएगा कि बहने की कैपेबिलिटी, फ्लो होने की कैपेबिलिटी हनी में कम है, वाटर में ज्यादा है। इसका मतलब ये लेयर बाय लेयर फ्रिक्शंस हनी में ज्यादा है, वाटर में कम है, ठीक है। बेसिकली हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, और वो एग्जाम्पल ऐसा है, थ्योरी भी हम डालेंगे, वो एग्जाम्पल ऐसा है कि वो न्यूमेरिकल तक में यूज हो जाता है। दिस इज ग्राउंड सरफेस, दिस इज ग्राउंड, और अगर मैं ऐसा बना रहा हूं तो मतलब है टॉप लेयर, ठीक है, ये टॉप लेयर है। यहां पर एक प्लेट थी, रखी हुई थी, इनिशियली रखी हुई थी, उसको मैंने ऐसे धक्का मार दिया, धक्का मार दिया, यहां तक पूरा फ्लूइड भरा हुआ है भाई, ये टॉप लेयर है, टॉप लेयर यहां पर है, ठीक है। इसको ऐसे पुश कर दिया, फाइनली ये प्लेट यहां पहुंच गई, ठीक है। टॉप व्यू इसका देखेंगे तो कैसा होगा? ऑब्वियसली प्लेट है बेटा, टॉप व्यू रेक्टेंगुलर प्लेट है तो ऐसी होगी। मैं ये दिखा रहा हूं आपको कि यहां पर हम एक फ्लूइड की लेयर अज्यूम करते हैं, ठीक है, यहां पर, यहां अब ये आगे जाएगा तो इसके साथ जो स्टिक हो रखा है ये पूरी लेयर यहां पहुंचेगी, ठीक है। ये आगे जा रहा है, इससे नीचे वाला सरफेस इसको पीछे खींचेगा, जस्ट लाइक फ्रिक्शन। रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कैपेबिलिटी को फ्रिक्शन बोलते हैं, और यही सबसे परफेक्ट डेफिनेशन है फ्रिक्शन की। मोशन के अपोजिट लगता है, ये सबको डेफिनेशन नहीं थी। रिलेटिव मोशन को जो अपोज करने की कैपेबिलिटी रखता है वही फ्रिक्शन है। इसकी मोशन आगे की तरफ थी, इसके रिस्पेक्ट में वो आगे की तरफ थी, इसके रिस्पेक्ट में, बट ये उसको रोकना चाह रहा है, रोकना चाह रहा है, रुकेगा नहीं इससे, ये भी यहां कहीं पहुंच ही जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा पीछे ही रहेगा। उसको रोकने का इसने पूरा दम लगा दिया, इसके नीचे वाले ने इसको रोकने का दम लगा दिया, तो ये भाई साहब यहां पहुंचे। तो आप देखते जाना, ये यहां पहुंचा, ये यहां, ऊपर वाला तो पहुंच ही गया जहां पहुंचना था, उसके बाद ये इससे पीछे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। अब मैं थोड़ा सा फास्ट बनाने के लिए थोड़े से गैप्स ले रहा हूं, ठीक है, ताकि मैं सबको ना दिखाऊं। और ग्राउंड वाला बिल्कुल नहीं हिलेगा, क्यों? ये ज्यादा पास इसके था कि ग्राउंड के था? इसके, ये मूव कर रहा है इसलिए मूव कर रहा है।
आप ज्यादा पास जिसके हो उसकी प्रॉपर्टी आपके पास आ जाती है, बेसिक लॉ, राइट। थोड़ा सा फोकस कर, दिमाग चल रहा है। ये बीच में कहीं है, इसके भी दूर है, इसके भी दूर है, तो ये बीच की प्रॉपर्टी है इसके पास। ये एकदम ग्राउंड वाले के पास है, तो ये मूव कम करेगा, स्टिक रुकेगा ज्यादा। और ये भाई साहब तो रुके हुए हैं। ये इसलिए रुके रहते हैं क्योंकि एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन, ठीक है ना, कि जो ग्राउंड वाला पार्टिकल है वो मूव नहीं करता कभी। अब आप एक चीज देखो कि आपको एक स्ट्रेट प्रोफाइल मिल गई है, आपको एक स्ट्रेट प्रोफाइल मिल गई है, ठीक है। ये किस चीज की प्रोफाइल है? ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स की प्रोफाइल है, ठीक है। क्या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मैं आपसे जस्ट पूछना चाह रहा हूं, क्या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नीचे आते टाइम कम होती जा रही है? राइट। तो क्या मैं बोल दूं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये वेलोसिटी है ऑफ पार्टिकल वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिड्यूस हो रही है, तो बेसिकली डी यू बाय डी वाई कम होता जा रहा है नीचे आते आते, ठीक है ना। द रेट ऑफ, रेट नहीं, यहाँ पे टाइम नहीं है, ठीक है। हम इसको बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्या नाम देंगे इसको? वेलोसिटी ग्रेडियंट। और क्योंकि कम होता जा रहा है तो हमने बोला नेगेटिव है। इतनी बात समझ आ रही है तुम्हें? ये क्या है? ये हाइट है, ग्राउंड से लेकर के प्लेट की हाइट है। मैंने जो अप्लाई किया बॉडी पर, ये क्या था? एक्चुअल फोर्स अप्लाई किया था मैंने, एक्चुअल फोर्स अप्लाई किया था। तो यानी कि मैंने जो अप्लाई किया, मैं ऐसे बोलता हूं, न्यूटन्स ने भी इसको ऐसे ही बोला, शीयर स्ट्रेस, शीयर स्ट्रेस यानी कि टाउ। टाउ, टाउ है क्या? फोर्स पर यूनिट एरिया। किधर अप्लाई किया मैंने? अगर आप देखोगे तो मैंने किधर अप्लाई किया था? एकदम इसके टॉप लेयर पे, यानी अगर ये प्लेट है तो प्लेट पर ऐसे शियर, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du बाय dy, du बाय dy, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब tau is directly proportional to du by dy। प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो यहां पर आएगा एक कोफिशिएंट, जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो दैट बिकम्स du बाय dy, म्यू टाइम्स du बाय dy। मेजर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और कैसे खुल सकता है? फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर मैं इसको डी के ना डेल्टा के टर्म्स में खोलूं तो डेल्टा वेलोसिटी बाय डेल्टा चेंज इन हाइट, बेसिकली लेंथ और लेंथ। एक एक टर्म मालूम है क्या चीज किसको बता रही है बेटा? डी यू बाय डी वाई होता क्या है? साइड में बॉक्स ऐसे करके इसके ऊपर एक लाइन लिख लेंगे, हाउ फास्ट द लेयर आर स्लाइडिंग,
हाउ फास्ट द लेयर आर स्लाइडिंग। ठीक है, यहां पर लिखेंगे हाउ फास्ट द लेयर आर स्लाइडिंग रिलेटिव टू ईच अदर, रिलेटिव टू ईच अदर। टाउ को एरो करके साइड में ऐसे लिख लेंगे, दिस इज एक्चुअल applied force, actual applied force per unit area। नई चीज हमारे सामने ये है, इसके साइड में लिख लेंगे resisting factor of fluid, resisting factor of fluid। और ऐसे भी लिखेंगे it is the fluid property, it is the fluid property that scales, that scales how much resistance in flow is there, how much resistance in flow is there for a given speed of flow, for a given speed of flow। तीनों टर्म के मतलब क्लियर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे ऐसे लिख दूं वाटर हनी, तो du बाय dy आपको क्या लग रहा है किसके लिए ज्यादा होगा? पानी के लिए ज्यादा होगा, ठीक है। मोर लेस। विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होगी? विस्कोसिटी। रेजिस्टेंस इन फ्लो हनी का ज्यादा होगा, मोर लेस। मैथमेटिकली ऑल्सो mu is equals to tau upon du by dy, that is true कि mu is inversely proportional to velocity gradients, this is the mathematical fact। obviously for constant tau, for tau constant, जब मैं दोनों पर सेम shear फोर्स लगाऊंगा तो उस केस में ये मुझे रिजल्ट मिल रहा है जो हमने यहां लिखा है कि वाटर में मोर लेयर का फ्लो होगा तो du बाय dy मोर होगा, विस्कोसिटी लेस होगी, एंड दिस इज द रिलेशन, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स से कंपेयर करूं इस इक्वेशन, तो ऑब्वियसली y मेरा टाउ हो गया और x मेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया। तो अगर मैं दो फ्लूइड की बात कर रहा हूं तो स्लोप जिसका ज्यादा है विस्कोसिटी उसकी ज्यादा है, यानी कि स्लोप यहां पर मुझे बताएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। तो ये अगर सेकंड स्लोप है, ये वन स्लोप है,
तो mu2 is greater than mu1. This is the graphical aspect of this formula. यूनिट हमने देखी नहीं, हमें पता भी नहीं है यूनिट। वैसे प्रेशर का चैप्टर है, फ्लूइड है, तो यहाँ पे पास्कल वगैरह ज्यादा चलेंगे, बट मैं बता दे रहा हूँ एक चीज कि इसकी यूनिट पॉइज भी होती है। पॉइज देखो याद कैसे रखोगे बेटा, लिखा क्या है पॉइज, ठीक है। इसको देखो ये लिखा है पॉइंट, इसको देखो ये क्या लिखा है 1, इसको देखो क्या लिखा है ये पास्कल, और इसको देखो क्या लिखा है ये सेकेंड। कन्वर्जन याद करवा रहा हूँ, 1 poise is equals to 0.1 पास्कल सेकेंड, ठीक है। ये कन्वर्जन करवा लेते हैं कई बार, नोट कर लेना इसको। फ्लूइड प्रॉपर्टी अभी चल रही है, प्रॉब्लम्स हम इनकी एक साथ लेंगे। पहले विस्कोसिटी खत्म करेंगे, फिर सरफेस टेंशन खत्म करेंगे, बल्क में कुछ नहीं जाना, 5 मिनट का है। उसके बाद फिर एक साथ प्रॉब्लम लेंगे। आज जहाँ तक कॉन्सेप्ट ही खत्म हो पाएगा, क्योंकि सरफेस टेंशन अब बड़ा टॉपिक है। तो इसके बाद मैं भी प्रॉब्लम नहीं ले रहा हूँ विस्कोसिटी की, ठीक है। वैसे चाहो तो जाके अपना प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे, कोई इशू नहीं है, बट हम भी यहाँ पे कुछ लेंगे साथ में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस टेंशन। प्रॉब्लम में विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन की एक साथ लूंगा। ये कुछ समझने वाली चीज है ऐसी की जो फिर रटना ही पड़ेगा अगर नहीं समझो तो। सरफेस टेंशन, डेफिनेशन नंबर 1। भाई डेफिनेशन पे तो जाएंगे, पहले ये है क्या, इसमें थ्योरी भी आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं, सुनते जाओ और स्टोरी को समझते जाओ कि जो लेयर है, फ्लूइड की जो लेयर है, उसकी जो स्ट्रेच करने की कैपेबिलिटी होती है खुद की। बात यह है कि आप फ्लूइड को देख किस परसेप्शन में रहे हो। तो मैं यहाँ पे 2-3 परसेप्शन रखता हूं। ऐसे समझो कि हमारे पास एक ब्लैंकेट है, ये ब्लैंकेट है, और ये ब्लैंकेट पहले ऐसा यूं फोल्ड करके, लीनियरली फोल्ड करके ऐसा रखा हुआ था, ठीक है ना, रोल करके ऐसा रखा हुआ। यहां से फोर्स लगेगा, यहां से फोर्स लगेगा, मतलब अलग अलग जगह से ये लोग खींचेंगे इसको, तब जाके ये ऐसा खुलेगा। लेट्स से यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, उन्होंने यहाँ से पकड़ा हुआ है, यहाँ से इन्होंने पकड़ा हुआ है, ऐसे यहाँ से इन्होंने पकड़ा हुआ है, और ऐसे यहाँ से ये खींचा हुआ है। ये डेफिनेशन हमें बताती है कि फोर्स ओवर अ यूनिट लेंथ, दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। सिंबल लूंगा सिग्मा। एक यूनिट लेंथ के ऊपर लगा, कौन, फोर्स लगा, और इस फोर्स ने इस फ्लूइड की लेयर को कैसा बना दिया, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बना दिया, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बना दिया।
ऐसा स्ट्रेच मेम्ब्रेन कि उसके ऊपर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ले जाके रख दोगे तो वो अंदर थोड़ी चला जाएगा, वो उसके टॉप सरफेस पर ही रहेगा, लेयर पे, ब्लैंकेट पे ही रहेगा। बट इस डेफिनेशन से ज्यादा कुछ खास समझ नहीं आता है। फॉर्मूला फॉर्मूला याद होता है यहां से, तो जिससे समझ आता है वहां पे चलेंगे। यूनिट पता चल रही है साफ, न्यूटन मीटर पर मीटर, ठीक है, ये सरफेस टेंशन की यूनिट हो गई। तो ये था पर्सपेक्टिव नंबर 1 समझने के लिए, बट कुछ ज्यादा खास इससे समझ आया नहीं दिमाग में। अब पर्सपेक्टिव नंबर 2 पर जाते हैं। पर्सपेक्टिव नंबर 2 जो है वो क्या बोलता है उसको देखते हैं कि हमारे पास ये एक बकेट है और पूरा पानी भरा पड़ा है, और आपको पता है ना, पानी जब भरा पड़ा और बकेट अगर बड़ी है तो वो फ्लैट होगी पूरी। और आपको इतना भी देखा ही होगा आपने कि जहां जहां सरफेस एकदम टच हो रहा होता है वहां ऐसा सरफेस हो जाता है। क्या आप ये इमेजिन कर पा रहे हो बेटा? जस्ट बाउंड्री पर एक एक चीज के रीजन को जानो तो आप आंसर कर पाओगे, वरना आप कंफ्यूजन से सेल्फ अजम्पशन बनाओगे और सेल्फ अजम्पशन बनाते हुए फॉर्मूले को रटोगे। हो सकता है आंसर भी सही हो जाए यार, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया तो ठीक है, बट आपकी थ्योरी सही होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, कॉन्सेप्ट आपका ठीक है। अच्छा, अब स्टोरी ये बोलती है कि यहां वाला जो मॉलिक्यूल है वो अपने बगल वाले वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, ये तो बात सबको पता है, वो सराउंडेड है। दो तरह के फोर्सेस होते हैं यहां पर, एक एडहेसिव फोर्स और एक कोहेसिव फोर्स, ये आपने केमिस्ट्री में भी सुना होगा। कोहेसिव फोर्स बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल में लगता है, सेम मॉलिक्यूल में। एडहेसिव फोर्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। बट अगर मैं वाटर से वाटर के इंटरेक्शन की बात कर रहा हूं तो मैं कोहेसिव फोर्स की बात कर रहा हूं। रिकॉर्डिंग चल रही है, कोहेसिव फोर्स की बात कर रहा हूं। और कोहेसिव और एडहेसिव दोनों के दोनों बेटा अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों हमेशा अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो ये मॉलिक्यूल इसको इधर खींच रहा होगा, ये भी इधर खींच रहा होगा, ये इधर खींच रहा होगा। हम ऑन द बॉडी बनाते हैं ना, हाँ देखो यहां तक काम कर रहा है वो ऑन द बॉडी, यहां भी काम कर रहा है, तो ऑन द बॉडी खींच रहा है इसको, ये बैलेंस्ड है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा। तो ऐसा अंदर सबके साथ हो रहा होगा। मेरा टारगेट अब है बाउंड्री वाला पर्सन, ये इसके साथ क्या हो रहा है जरा देखते हैं। इसको नीचे वाले मॉलिक्यूल तो खींच रहे हैं अपनी तरफ, साइड वाले भी खींच रहे हैं अपनी तरफ, बट ये नीचे का फोर्स ऊपर के फोर्स से बैलेंस होने के लिए ऊपर कुछ है ही नहीं, ऊपर एयर है, तो वो वीक पड़ गया। वीक पड़ने की वजह से इसके पास एक नेट डाउनवर्ड फोर्स है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन नीचे वेक्टर आ रहा है, एक नेट डाउनवर्ड फोर्स है इसके पास। इस वजह से क्या हो रहा है, अच्छा ये खाली यही नहीं लग रहा है, ये हर जगह लग रहा है, पूरी लेयर पर है, नेट डाउनवर्ड फोर्स है। तो यानी कि फ्लूइड के अंदर हमेशा ये प्रॉपर्टी है कि वो अपनी टॉप लेयर को हर तरफ से खींचता रहता है। यही रीजन है कि अगर मैं इसको बकेट में ना रखूं और एक फ्रीली फॉलिंग फ्लूइड का सरफेस बना दूं तो वो स्फेरिकल बनता है। क्योंकि वो फ्लैट क्यों नहीं है, क्योंकि वो हर तरफ से अपने आप को अंदर की तरफ श्रिंक कर रहा है, खींच रहा है, क्योंकि ये सारी की सारी टॉप लेयर ही तो है। ये जो यहां फ्लैट लग रहा था वो यहां हर तरफ लग रहा है। अब क्वेश्चन दिमाग में उठता है,
कि सर ये स्फेरिकल तो ये स्फेरिकल क्यों नहीं, ये फ्लैट क्यों, क्योंकि यही फोर्स यहां भी तो लग रहा है, राइट। मैं आपसे कहूंगा कि इतनी बड़ी बॉडी में सरफेस टेंशन यहां पर सिर्फ एक फोर्स है, यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स उसको ओवरकम कर रहा है, नीचे की तरफ दबा के खींच के रख रहा है हर तरफ, ठीक है। तो यानी कि मैं इसलिए बहुत सारी बातें अभी एकदम से नहीं बोल रहा हूं, कंफ्यूजन ना आ जाए। तो क्या मैं ये बोल दूं कि ये अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, मिनिमाइज। बट फिर क्वेश्चन दिमाग में उठता है, क्योंकि हम तो बार बार वाई लगाए जाएंगे कि ऐसा होगा क्यों। सी बेटा, मैं अगर बात करूं, फोर्स लग रहा है ना, फोर्स, और मैंने कहा कि इसकी लेयर ऐसे नीचे की तरफ होने की कोशिश कर रही है, यानी कि वहां पर आपको एक वर्क डन दिखने को मिल रहा है थ्रू आउट द, ये एक लेयर पे मिल रहा है, पूरे एरिया पे मिल रहा है, पूरे एरिया पे मिल रहा है, यानी वर्क डन ओवर एन एरिया हो रहा है। और ये एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। स्ट्रेच कोई भी चीज होगी तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, चाहे वो स्प्रिंग हो, चाहे वो रॉड हो। अगर स्ट्रेचिंग कैपेबिलिटी है तो पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब मैं इसको उस फॉर्मूले के साथ कनेक्ट कैसे करता हूं, देखो, सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ बाय एल, एल से मल्टीप्लाई, एल से डिवाइड, दिस बिकम्स व्हाट, एरिया, फोर्स इनटू डिस्टेंस, दिस बिकम्स वर्क डन, और से पोटेंशियल एनर्जी। तो सरफेस टेंशन का एक फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू सिग्मा टाइम्स एरिया। मुझे बताओ अपनी नॉलेज से सोच के कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल बनाता है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल बनाता है सिस्टम को? स्टेबल मिनिमम में होता है, क्योंकि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम को स्टेबल बनाता है, स्टेबल। यही रीजन है कि ये एरिया अपने आप को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। इतनी बात समझ आ रही है? और किसी गिवन वॉल्यूम के लिए मिनिमम सरफेस एरिया सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल ही है, फॉर अ गिवन वॉल्यूम, और कोई ज्योमेट्री नहीं बन सकती है। फॉर अ गिवन वॉल्यूम मिनिमम सरफेस एरिया is only spherical, that's why drops are spherical। बात गई दिमाग में पूरी तरह। बट यहां स्फेयर है, यहां स्फेयर क्यों नहीं है? ये भी तो सरफेस टेंशन की ही कहानी है। यहां इसलिए नहीं है क्योंकि इस बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स सरफेस टेंशन के फोर्स से डोमिनेटिंग है। और ग्रेविटेशनल का आपको यूजुअली ड्रॉप हमेशा ऐसे क्यों नहीं दिखती है? आप आइडियली भी सोचो तो ऐसी नहीं दिख रही होगी आपको, वो थोड़ी नीचे बल्ज दिखती है, वो ग्रेविटेशन का इफेक्ट है। नीचे की तरफ एक्सिलरेशन है इसलिए उसका नीचे पोलैरिटी हैवी रहता है। तो यानी कि कौन सा फोर्स कब डोमिनेंस कर रहा है, ये डिफाइन करेगा कि आपको शेप कैसी दिखेगी। ये तो वैक्यूम में शेप है, ये एक बहुत बड़े सरफेस की ग्रेविटेशन के अंडर में जब रखा हुआ है तब है शेप। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पर शेप अलग क्यों हो जा रही है? यहां तो फ्लैट नहीं है, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल बाउंड्री के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, विच इज कोहेसिव और एडहेसिव। एडहेसिव, ठीक है। एडहेसिव भी अपने आप में एक फोर्स है,
तो बाउंड्रीज पर कौन काम कर रहा है? एडहेसिव फोर्स। इसलिए वो यहां के शेप को चेंज कर रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि बाउंड्री इसको अपनी तरफ खींच रही है, लेयर को अपनी तरफ खींच रही है। तो अट्रैक्टिव है, एडहेसिव है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, यस, वाटर एंड ग्लास। लेट्स से ग्लास हेयर, तो वाटर एंड ग्लास। तो क्या आप मेरी इस बात से अग्री करते हो? मैं बाद में ना इसका एक टेबल बनवाऊंगा एकदम आज क्लास के एंड में, कि एडहेसिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और सरफेस टेंशन फोर्स, इनमें से कौन ज्यादा है, ये डिफाइन करेगा कि जिस टाइम पर आप चीज की शेप देख रहे हो, फ्लूइड की शेप एक्चुअली में क्या होगी, ये डिफाइन करेगा। हमने फ्लैट भी देखा, हमने स्फेरिकल भी देखा, हमने यहां पे कर्व भी देखा। तो मुझे एक चीज बताओ कि बाय डिफॉल्ट नेचुरल चीज क्या है? स्फेरिकल हो जाना। और अगर मुझे, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि आप यहां से गए तो आप बाय डिफॉल्ट घर ही जाओगे। अगर मुझे तुम्हें कहना है, अगर मैं चाहता हूं कि तुम कोई और पाथ फॉलो करो, तो मुझे तुमको कोई काम असाइन करना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ी कह सकता हूं कि उधर से जाओ, कोई काम असाइन करना पड़ेगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट तो आप घर ही जाओगे। तो बाय डिफॉल्ट इसकी शेप स्फेरिकली होगी। लेकिन अगर इसका शेप कोई और चेंज हो रहा है, तो आपको कोई और फोर्स भी लगाना पड़ेगा। अगर ग्रेविटेशन लगेगा तो उसके अकॉर्डिंग शेप चेंज होगी, अगर एडहेसिव फोर्स लगेगा तो उसके अकॉर्डिंग शेप चेंज होगी। ठीक है, इस लाइन को आप ऐसे लिख लो। if you try to if you try to distort the spherical structure of fluid, you have to fight against the surface tension by any force। अभी तुम सिर्फ फिगर और एक्सप्रेशंस लिखते चलना ज्यादातर, मैं थ्योरी एंड में काफी लिखवाने वाला हूं इसमें। ठीक है, एक कोर रीजन मैं तुम्हें यहां पे लिखवा देता हूं। बेटा ये जो फोर्स है, जिस वजह से सारी कहानी शुरू हो रही थी, ये बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है? अनबैलेंस्ड है। ये इन दोनों में से कौन है? कोहेसिव है? कोहेसिव है। तो एक स्टार करके बस एक कीवर्ड लिख लेना, अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स is the cause of is the main cause of surface tension, is the main cause of surface tension। ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, ये जो एंड में तुमने लिखा है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन।
टेम्परेचर. Why temperature? Because temperature इस कोहेसिव फोर्सेस के इंटेंसिटी को डिक्रीज करता है, बॉन्ड को तोड़ता है, वीक करता है. तो जब वही वीक हो जाएगा तो यानी कि हाई टेम्परेचर देने पर सरफेस टेंशन कम हो जाती है. टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन कम हो जाएगी. व्हाई? बिकॉज कोहेसिव फोर्सेस कम हो जाते हैं. और इस वजह से लेयर के ऊपर अगर कोई लार्वा बैठा हुआ है तो अभी तक क्या है कि वो स्ट्रेचिंग कैपेबिलिटी उसको बैलेंस कर रही थी उसके वेट को, है ना. अब अगर ये वीक हो गया तो वो जो स्ट्रेचिंग कैपेबिलिटी है, ब्लैंकेट वाली कैपेबिलिटी, वो ब्लैंकेट और पतली हो गई तो वो उसने वेट की वजह से अंदर चला जाएगा. दैट्स व्हाई हाई टेम्परेचर करने पर नॉर्मल बैक्टीरिया तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं हल्के फुल्के, ठीक है. लेकिन आसपास जमे हुए पानी में मॉस्किटो पैदा हो, हर जगह हम टेम्परेचर राइज तो नहीं कर सकते जाके. तब क्या करेंगे हम लोग? लेकिन ये इसका यूज बड़ा खास है. इसका यूज एक तो हो गया ऑब्वियसली क्लीनिंग ऑफ वाटर. दूसरा इसका यूज है, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे कपड़े होते हैं, है ना, इन कपड़ों में आप देखोगे तो बहुत स्मॉल पोरोसिटी होती है, बहुत हल्की हल्की पोरोसिटी होती है. डस्ट या डर्ट उसी में जमती है हमेशा. वहां से फ्लूइड अगर पास करना चाहे तो पास नहीं कर सकता. पानी क्या करता है, वो अपनी सरफेस टेंशन की वजह से, क्योंकि साइड में एडहेसिव फोर्स है ना, तो अगर मान के चलो कि ये थ्रेड है, कपड़े की थ्रेड है, तो वाटर का पार्टिकल जाके यही ब्लॉक हो जाएगा, वो पार्क नहीं कर पाएगा क्योंकि यहां पे एडहेसिव फोर्सेस है. ये एडहेसिव फोर्सेस उसको अपने पास खींच के रख लेंगे. जैसे ये देखो खींच के रखा हुआ, अंदर नहीं जा पा रहा है. तो अब क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से उसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा और पतला हो जाएगा, और पतला हो जाएगा तो पास कर जाएगा अंदर. तो इसलिए हाई टेम्परेचर यानी कि गर्म पानी से कपड़े धोने पर आराम से धुल जाते हैं. आपको सर्फेक्टेंट की भी जरूरत नहीं है, ठीक है. ये हो गया रीजन, है ना. यानी कि जो भी वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, ये छोटी मोटी बातें फैक्ट है, डे टू डे लाइफ वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स. क्वेश्चन पेपर में स्टूडेंट के 11th क्लास में पूछा था कि सूप जो है वो जब हॉट सर्व किया जाता है तभी क्यों अच्छा लगता है कोल्ड होने पर. क्योंकि जो हमारे टंग्स है बेटा, जो हमारा टंग है उसका, उस पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, है ना. दे आर ऑल्सो लाइक दैट, स्मॉल 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 जो उसमें पोर्स होते हैं ना, तो वहीं से पास नहीं कर पाता है पूरा फ्लूइड, क्योंकि वो जब ठंडा होता है तो उसमें सरफेस टेंशन हाई होने लग जाती है ना. तो मैं बस ऐसे शॉर्ट में इनको चीजों को लिखे जा रहा हूँ क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला या कोई न्यूमेरिकल यूज नहीं है ना. टेस्ट लिख दिया, टेस्टी बन जाता है, सूप टेस्टी बन जाता है भाई. तो ये हाई टेम्परेचर करने के फायदे हैं. दूसरा क्या है कि सर्फेक्टेंट सर्फेक्टेंट जो है वो भी सरफेस टेंशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. कि अगर हमने सर्फेक्टेंट डाला तो सरफेस टेंशन कम हो जाती है. अब उसके अपने रीजन है. आपने केमिस्ट्री में हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, सरफेस केमिस्ट्री नाम का एक चैप्टर होगा, वहां कहीं पढ़ा होगा. 12th में 11th में था, मुझे याद भी नहीं है. हमारे टाइम में चैप्टर होता था पूरा सरफेस केमिस्ट्री, मुझे याद है. बट अब तो नहीं होगा, ठीक है. तो सरफेस टेंशन कम हो जाती है. सबसे अच्छा यूज कपड़े धोने में. दूसरा सबसे अच्छा यूज, अच्छा इसीलिए सर्फेक्टेंट डालते हैं कपड़ों में. दूसरा सबसे अच्छा यूज क्या हो गया इसका कि आसपास अगर कहीं तुम्हें लग रहा है कि मॉस्किटो जम रहे हैं, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सर्फेक्टेंट डाल दो, खत्म, डूब के खत्म, है ना. बेसिक काम ये हो गया. ये फैक्टर अफेक्टिंग थी, छोटी छोटी थ्योरीज थी जो पता होनी चाहिए थी कि अगर थ्योरेटिकल चीजें पूछ ले तो.
अब हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन। ये जो हमने पढ़ा इसका यूज, और इन सब की थ्योरी में एंड में दूंगा ताकि लिखने में भी मजा आए कि हमने चीजों को समझ लिया जब। एप्लीकेशन, तो सबसे पहली एप्लीकेशन है जो मैं ले रहा हूं, सबसे पहली एप्लीकेशन कांटेक्ट एंगल। ये सबसे पहली एप्लीकेशन। आपने कभी एक वर्ड के बारे में सुना है या ये नाम सुना है कभी, मेनिस्कस क्या होता है? मैंने डिस्कस किया है कभी? नहीं। मेनिस्कस होता है टॉप लेयर की जो शेप आपको दिख रही है वो मेनिस्कस है। टॉप लेयर की जो शेप दिख रही है आपको। सर टॉप लेयर की शेप का मतलब क्या हो गया? जैसे अगर मैं यहां पे दो फनल बना दूं, दो ट्यूब बना दूं जो लैब में होती, लेंथ से उनमें फ्लूइड भरा पड़ा है, और दो अलग अलग तरह के फ्लूइड ले रहा हूं मैं। एक में मैं केरोसिन ले रहा हूं और एक में मैं मर्क्यूरी ले रहा हूं। और दोनों की जो टॉप लेयर की शेप है ना बेटा, वो है, एक की ऐसी दिखती है और एक की ऐसी दिखती है। अब ये देखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जिसके डायामीटर है वो बहुत कम रखने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने अभी अभी पीछे एक बात एक्सप्लेन की है। एडहेसिव फोर्स जहां मैंने दिखाए थे बाउंड्रीज पर, कॉर्नर पे, वहां मैंने एक सर्कल बनाया था। एडहेसिव फोर्स अपनी बाउंड्री के सिर्फ कुछ एक दूरी तक ही दिखते हैं, उसके बाद उनके इफेक्ट खत्म हो जाते हैं। याद है अभी जब पीछे बनाया था तो बस ऐसा ही दिखाया था, उसके बाद फ्लैट हो गया था। मतलब एडहेसिव फोर्स बाउंड्री के लगभग कुछ एक दूर तक ही दिखेंगे। तो अगर मुझे इसके इफेक्ट को ज्यादा देखना है तो मुझे ट्यूब को बहुत पतला रखना पड़ेगा। तो ये बहुत पतली ट्यूब्स हैं, स्मॉल डायमीटर की ट्यूब है। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि एडहेसिव फोर्सेस के इफेक्ट ज्यादा हैं, और एडहेसिव फोर्स यहां पर सरफेस टेंशन के फोर्स को डोमिनेट कर रहा है या उससे कम हो रहा है। ये दोनों चीज जरा देखते हैं एक बार, यहां पे ध्यान से देखेंगे। एक मुझे बात दो, इन दोनों में से तुम्हें कौन लग रहा है कि अगर ये थोड़ा सा और स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो स्फीयर बन जाएगा? कौन सा वाला लग रहा है? ये वाला लग रहा है ना? यानी ये साफ तुम्हें दिख रहा है कि लेयर अपने आप को अंदर की तरफ खींच रही है। यानी यहां पर कोहेसिव फोर्स ज्यादा दिख रहा है या फिर एडहेसिव फोर्स ज्यादा दिख रहा है? एडहेसिव है। अगर एडहेसिव ज्यादा होगा तो ये अपनी तरफ खींचेगा, कोहेसिव ज्यादा होगा तो वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। स्फीयर क्यों बनता था? कोहेसिव या एडहेसिव से? कोहेसिव से। तो यानी यहां पे कौन ज्यादा है? कोहेसिव ज्यादा है। इट मींस यहां पर कोहेसिव फोर्सेस इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्सेस, और यहां पर एडहेसिव फोर्सेस इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्सेस। क्योंकि देखो आप यहां पे साफ देखो, स्फीयर बनने का तो नामो निशान नहीं है, उल्टा सरफेस एरिया को बढ़ा और दिया गया है। सरफेस एरिया को मिनिमम करने की जगह उसको बढ़ा दिया गया। ये सरफेस एरिया मिनिमम था, करने की कोशिश कर रहा है, इसको इस तरह करके बढ़ा दिया गया। ठीक है, एक बात बड़ी क्लियर हो रही है, यहां पर सरफेस एरिया हाई है। अब सरफेस एरिया मिनिमम कौन करता है? कोहेसिव फोर्स। तो उसको बढ़ा कौन रहा होगा? एडहेसिव फोर्स। और एडहेसिव फोर्स लग किसके बीच में रहा है? बिटवीन ग्लास एंड द लिक्विड। ठीक है,
अब मैं बाद में तुम्हें इसको रटने का भी तरीका बता दूंगा, मैं जो लिख रहा हूं। इस लेयर को ऐसे आगे बढ़ाते जाना है, तो ये जो एंगल मिलता है इसी का नाम कांटेक्ट एंगल होता है। इस लेयर को ऐसे आगे बढ़ाता जाना है, ग्लास के साथ ये जो एंगल मिलता है ये कांटेक्ट एंगल होता है। तो कांटेक्ट एंगल इस फ्लूइड में एक्यूट मिलेगा, हमेशा हमेशा एक्यूट मिलेगा, और इस फ्लूइड में कांटेक्ट एंगल हमेशा ऑब्ट्यूज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल रफली केरोसिन का जो एंगल होता है, रफली वो 37 डिग्री होता है, और इसका रफली एंगल 138 डिग्री होता है। ये वाले फ्लूइड एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा बियर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ, डिफरेंट मॉलिक्यूल का ज्यादा अच्छे से कंफर्टेबल है। दैट्स वाई अगर इन फ्लूइड को किसी चीज पर गिराया जाता है तो ये सबसे ज्यादा वेटिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन का मैंने बताया था, एक ड्रॉप भी अगर आप गिराओगे कागज पे तो कुछ एक देर बाद पूरा फैल जाएगा। और ये भाई साहब नॉन वेटिंग, ये वेट नहीं करेंगे। अगर एक पतले से डायामीटर में इसको आप रखोगे तो ये फ्लूइड राइज करने लग जाएगा। अब ये बात का आंसर किधर है? ये बात का आंसर सेकंड एप्लीकेशन में है जिसका नाम कैपिलैरिटी है। लेकिन फिलहाल के लिए हम लिख दें इसको, फिलहाल के लिए हम लिख दे रहे हैं कि अगर मैं इसको पतले डायमीटर के अंदर रखूंगा तो ये राइज करेगा और ये फॉल करेगा। अब ये बात हमें, ये टेबल याद होनी चाहिए। तो मैं एक तरीका बताऊं टेबल को याद करने का, वैसे तो ये याद रहती है, आपके पास कनेक्टिविटी ऑर्डर है ना, लेकिन मैं एक थोड़ा, जब हमें भाई देखो कई बार, अब आपको समझ आ गया, हमारे इतने अच्छे दिन नहीं थे कि जब हमें 11th में समझाया जाता कि हमें समझ आ जाए। खैर अच्छे तो तुम्हारे भी नहीं थे, ठीक है, लेकिन ये टेबल रटनी थी। कुछ आधा टूटा फूटा समझ आया था, आधा टूटा फूटा समझ नहीं आया था, तो क्या बना लिया था, ये स्माइली, ठीक है ना, ये गुड फेस बैड फेस, याद रखने के लिए काम करता है। गुड फेस वो लोग जो बाहर के लोगों के साथ अच्छे से बॉन्ड बना लेते हैं। भाई इस बात को रिजिडली मत लेना, मैंने याद रखने के लिए इसको किया। यानी एडहेसिव फोर्सेस जिसमें ज्यादा होते हैं दैट इज गुड फेस, स्माइली फेस, वो खुश है। कौन परेशान है? जो खुद ही खुद में उलझा हुआ है, जिसके अंदर कोहेसिव फोर्सेस डोमिनेंट है। अब अच्छे से बॉन्ड बना सकता है तो ऑब्वियसली ज्यादा सरफेस एरिया में फैलेगा, कम फैलेगा। और अगर ज्यादा खुश है तो लाइफ में भी ऊपर जाएगा। रिजिडली नहीं लेना है, ठीक है, ऐसे करके कम से कम ऑप्शन से टिक करके आ जाते थे, ठीक है। अब आपको रीजनिंग पता है और याद रखने का तरीका भी पता है। एक तरीका और होता है बेटा कॉन्टेक्ट एंगल देखने का, बट ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग पे ही स्कूल में कई बार टीचर इसको एक्सेप्ट नहीं करते, आई डोंट नो व्हाई, बट वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो सीधा बोलते हैं कि ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक फ्लूइड की लेयर है, ये, तो ये जो ये एंगल्स है ना, ये वाले जो एंगल्स, इनको कांटेक्ट एंगल बोलते हैं। स्कूल में इसको एक्सेप्ट, ये बुक में भी दिया हुआ है,
बट न्यूमेरिकल इसे सॉल्व नहीं हो पाता है, क्योंकि वो तो यहाँ का क्वेश्चन देगा पाइप का, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि ये जो है ना ऐसा जो ड्रॉपलेट बनाता है तो वो एक्यूट हो गया, थीटा लेस देन 90 हो गया, और ये ऑब्ट्यूज हो गया, थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया। इस हिसाब से आप वाटर का एंगल डिफाइन कर सकते हो। वाटर का 0 डिग्री जाता है, फ्लैट हो जाता है एकदम वाटर की ड्रॉप। इस हिसाब से वाटर का एंगल इस हिसाब से डिफाइन है। अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो ये लगभग लगभग एकदम फ्लैट बनेगा यूं, तो इस हिसाब से ये एंगल बना 0 डिग्री। वाटर ऑफ क्या कांटेक्ट एंगल ऑफ वाटर इज 0 डिग्री। बाकी सबके बता दिए, बट मैंने आपको समझा दिया, पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व होएगा भैया। मेनिस्कस क्या होता है मालूम पड़ गया। क्यों किसी फ्लूइड की शेप कैसी है, तो क्या ये लाइन जो मैंने बोली थी बहुत देर पहले कि टॉप लेयर की शेप कैसी होगी, ये इस पे डिपेंड करेगा कि टग ऑफ वॉर में सरफेस टेंशन जीत रहा है या सरफेस टेंशन के अपोजिट साइड जो है वो जीत रहा है। अपोजिट साइड कौन कौन हो सकते हैं, एडहेसिव फोर्स हो सकता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल को तो फ्लैट कर देगा पूरा, राइट। और क्यों पतले डायमीटर का ट्यूब का यूज क्यों किया गया, क्योंकि ये अपने आसपास ही इफेक्ट दिखाएगा। अब मैं इन सारी बातों का, अभी तक मैं थ्योरेटिकल वे में चल रहा हूं, अब मैं इन बातों का मैथमेटिकल आंसर देना शुरू करूंगा जो न्यूमेरिकल में यूज होते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट एंगल के बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन डालना कैपिलैरिटी। सेकंड एप्लीकेशन कैपिलैरिटी। इसको समझो बेटा ध्यान से। यहां पर एकदम टॉप लेयर है और मैंने एक पतली सी ट्यूब इसके अंदर इंसर्ट कर दी। पतली सी है बट दिखाएंगे थोड़ा बड़ा ताकि समझ तो आए, ठीक है। इंसर्ट कर दी और ये लिक्विड हमारे पास जो है लेट्स से मर्क्यूरी है, हाँ केरोसिन है, लेट्स से केरोसिन है, केरोसिन है। अब होगा क्या, ये देखा गया, हमें इसका आंसर देना है कि ये ऐसा नहीं यहीं पे रुका हुआ है पानी, ये मरकरी आके यहाँ रुका हुआ, ये ऊपर चढ़ गया, यहां तक आ गया। मैं इस पिक्चर को दोबारा यहां बना रहा हूं, ठीक है। क्या यही कांटेक्ट एंगल है, लेट्स से थीटा। सरफेस टेंशन एक स्केलर क्वांटिटी है, तो एरो वाले फोर्सेस से मैं सरफेस टेंशन को दिखा सकता हूं या सरफेस टेंशन के फोर्सेस को दिखा सकता हूं, फोर्सेस को दिखा सकता हूं, सरफेस टेंशन को नहीं दिखा सकता क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, राइट। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ बाय एल, तो एफ इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एल, ठीक है। अभी मैं एफ ले रहा हूं खाली, ठीक है। लेट्स से दिस इज एफ, सो दिस इज एफ कॉस थीटा। अब ध्यान रहे टॉप व्यू से देखेंगे तो ये ऐसा है, ट्यूब है ऑब्वियसली, बॉटल पड़ी है हमारे पास, पड़ी है, कैप ले लेते हैं इसकी, काम करेगा।
ठीक है, तो ये f cos थीटा ऐसे दिखाया मैंने आपको, तो ये सब पे जाएगा, सब पे लगेगा, यानी कि f cos थीटा सब पे लग रहा है, चारों तरफ लग रहा है। ऐसा था f, ऐसा हो गया f cos थीटा, तो ऐसा हो गया f sin थीटा, तो f sin थीटा चारों तरफ कैंसिल हर एक कंपोनेंट से, तो f sin थीटा कैंसिल। f sin थीटा कैंसिल, नेट ऊपर की तरफ फोर्स किसकी वजह से आया, f cos थीटा की वजह से, f cos थीटा की वजह से। ये फोर्स किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ, और ये फोर्स टॉप लेयर को पकड़ के चल रहा है, टॉप लेयर ने नीचे वाली लेयर को पकड़ा हुआ है कोहेसिव फोर्स से, और दैट्स व्हाई ये बॉडी, ये लेयर ऊपर की तरफ खींचती चली जा रही है। कब तक ऐसा होगा, जब तक ऐसा होगा, जब तक ये जितन, सपोज यहां पर ये ग्राउंड है, ये वाली लेयर ये है, ये तब तक ऐसा होगा जब तक इसका जो वेट है वो f cos थीटा से बैलेंस नहीं होगा। थोड़ा सा उठेगा तो थोड़ा सा वेट आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन अभी f cos थीटा ज्यादा है, वो तो कॉन्स फिक्स है ना, वो नहीं चेंज हो रहा है, धीरे धीरे वेट बढ़ता जा रहा है, एक पॉइंट के बाद f cos थीटा mg को बैलेंस कर लेगा, इस फ्लूइड के वेट को बैलेंस कर लेगा। क्या बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है? किसी ने पूछा था, स्टूडेंट का ही क्वेश्चन था, बट ये जो सरफेस टेंशन वाला फोर्स है, ये जो मेन फोर्स है, ये फोर्स, ये कोहेसिव फोर्स है, एडहेसिव फोर्स है, ऐसे इसके डीप में जाते नहीं है, लेकिन अगर मैं पूछूं तो यहां कौन डोमिनेट कर रहा है, इस एडहेसिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है, ये वही है, कोहेसिव तो नीचे दबाता वो ले जाता, ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर कोई जाता नहीं है यूजुअली, बट अगर तुमसे कोई पूछा भी जाए तो एडहेसिव फोर्स है, ठीक है ना। अच्छा, f cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, ये कब है, जब ये बैलेंस्ड हो गया एट इक्विलिब्रियम। अब हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स एट इक्विलिब्रियम, इतना तो एलओएम में तो आ चुकी है। समेशन ऑफ f ऑफ y इज इक्वल्स टू 0, ये है y एक्सिस का इक्विलिब्रियम, f cos थीटा ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ। फ्लूइड में मास ज्यादा एप्रोप्रिएट टर्म है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यस इट इज मोर एप्रोप्रिएट टर्म। F की जगह में सिग्मा इंटू एल कॉस थीटा लिख दूं क्या, कोई परेशानी नहीं। टेल मी दिस, वॉल्यूम किसका लेना है मुझे, ले तो लो केरोसिन का, वॉल्यूम तो ज्योमेट्री का लिया जाता है, केरोसिन का वॉल्यूम कैसे ले लेंगे, डेंसिटी तो यहां पर है, डेंसिटी को रो रहने दो, उसको नहीं चेंज कर रहे, जितना चढ़ गया, एग्जैक्टली जितना चढ़ गया, वो जितना चढ़ गया वो कैसा दिख रहा है देखने में, सिलेंड्रिकल, तो यानी किसका वॉल्यूम लेना, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है। पानी पीता हूं तब तक बताओ। ई ना चलबे, इन बंगाली ई ना चलबे भाई, ज्योमेट्रीज याद होनी चाहिए, फंसा फंसा के मारेंगे तुम्हें, बताओ उसी चीज में ये लोग। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर H 2πr/h नहीं लेना है, सरफेस एरिया होता है, πr² लेना है। ये परेशान है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो और चला जाएगा रोटेशन में, ठीक है, ज्योमेट्रीज क्लियर रखो। ऐसे सोचो, अगर कभी याद नहीं होता है तो मैं ऐसे साइड में बता दे रहा हूं, रटने में दिक्कत आती है, आती है, बोलना है ना दिक्कत आती है। एक डिस्क लो, एक डिस्क का एरिया कितना, एरिया πr², अब एक डिस्क के नीचे 50 डिस्क लगा दो,
H। ये क्या बना? वॉल्यूम बना। ये क्या बना? वॉल्यूम बना। किसका? सिलेंडर का। अब सिर्फ सर्कमफेरेंस लो, ये रिंग हो गई। सर्कमफेरेंस मतलब रिंग मतलब पाथ, उसके नीचे 50 रिंग निकाल दो, 2πRH। अब कभी भूलेगी नहीं। स्फीयर का तो हर कोई रटता ही है, ठीक है। तो यानी ये क्या हो गया? πr² इंटू एच। एल, एल किसका पूछा है? ये सरफेस टेंशन का। ये बाउंड्री वाला लेंथ कितना है? बाउंड्री वाला लेंथ 2πr। तो फॉर्मूला कितना हो गया जी? सिग्मा इंटू 2πr इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ρ πr² इंटू जी। R cancel with R, pi cancel with pi, H is equals to 2 sigma cos theta by rho g H। नहीं, H तो निकाल रहे हैं, rho g R। Important formula, very important formula। तुम्हें सीधा क्वेश्चन कभी नहीं देगा, यहां से सिर्फ एक चीज का रिलेशन निकाल के दे देगा, बाकी कांस्टेंट करके। स्पेशली कॉपी कर लो पहले इसको, आगे चलते हैं। यहां से देखो जरा, H is inversely proportional to density। H is inversely proportional to रेडियस यानी डायमीटर ऑफ ट्यूब। यानी ट्यूब जितनी पतली होगी उतना हाइट ऊपर जाएगा। दैट्स वाई हमारी बॉडी में कैपिलरीज के डाया बाय नेचर बहुत कम होते हैं, वरना नहीं चलेगा फ्लूइड का फ्लो। देखो ये नेचर ने डिजाइन किया है सब कुछ, और हम कहते हैं थोड़ी सी फिजिक्स आ जाए तो हम घमंड करने लगते हैं। ये डिजाइन पहले से उसको पता है, ठीक है। H इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा। बट कॉस थीटा का नेचर ऐसा है कि थीटा, कॉस थीटा इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। कॉस थीटा इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि जितना ज्यादा एंगल दोगे उतना कॉस कम होता चला जाएगा। तो फॉर अगर इसी में थीटा मैं लेस देन 90 रखूं तो साफ दिख रहा है हाइट पॉजिटिव रहेगी। और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 रखूं, तो फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं ग्रेटर देन 90 का 180 डिग्री, कॉस 180 जैसे यहाँ रखोगे माइनस में हाइट आ जाएगी, मतलब ये ऊपर ना जा करके नीचे जाएगा। इसलिए इस फॉर्मूला को एसेंट फॉर्मूला भी बोलते हैं, और उसके बाद जो नेगेटिव आएगा उसको डिसेंट फॉर्मूला बोलते हैं। तो मैं डिराइव तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जस्ट एक बात करना चाह रहा हूं कि यहाँ पे अगर केरोसिन की जगह मर्क्यूरी आ जाए तो ऑब्वियसली कौन सा फोर्स डोमिनेंट हो जाएगा बेटा? मर्क्यूरी आ जाए तो एडहेसिव या कोहेसिव? कोहेसिव फोर्स डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। कई रीजंस हैं। ये डेंसिटी, ये डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है मर्क्यूरी की, दैट्स वाई भी हाइट बहुत कम हो जाती है। कितनी होती है मर्क्यूरी की डेंसिटी?
13,600 kg मीटर पर मीटर क्यूब। ऑल्सो डेंसिटी, क्या मर्क्यूरी एक मेटल है, यू नो ना, इट्स अ बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है, इट्स जस्ट बेसिक थिंग। तो ये ऊपर जाकर की वजह नीचे आएगा और इसकी शेप ऐसी हो जाएगी। तो बात करते करते कि हम अभी तक किसी भी शेप के लिए हम ये बात हमेशा कर रहे हैं कि कौन से फोर्सेस यहाँ पर जिम्मेदार है, तो यहाँ पर कौन से फोर्सेस जिम्मेदार है, एफ कोहेसिव इज ग्रेटर देन एफ एडहेसिव। इस वजह से बॉडी श्रिंक कर करके नीचे की तरफ आ रही है। ये है थियोरेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग ये रही। ग्राफ्स यहाँ से आ गए तो बना सकते हो। खत्म हो गया भैया, ये भी कैपिलैरिटी खत्म हो गया। न्यूमेरिकल्स एक साथ लूंगा, थर्ड एप्लीकेशन लेंगे इसके बाद। ये सारी सरफेस टेंशन की एप्लीकेशंस चल रही हैं। मैंने कहा था कि मैं कुछ लिखवाऊंगा। चलो पहले ये भी पढ़ा लेता हूँ, तीसरी एप्लीकेशन तब लिखवाता हूँ। थर्ड एप्लीकेशन बेटा डालना एक्सेस प्रेशर। थर्ड एप्लीकेशन एक्सेस प्रेशर। एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर, ठीक है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं ले रहा हूं, ठीक है। इसकी कैप कहाँ गई, ये। मान के चलो कि हम तो अभी तक वैक्यूम में ड्रॉप को मैं केस ले रहा हूं, ड्रॉप का, ठीक है, ड्रॉप का केस ले रहा हूं। तो ड्रॉप में हम लोग ड्रॉप को स्फेरिकल मानते हुए चलते हैं, है ना। तो मैंने उस स्फीयर को ऐसे बीच से काट दिया, ठीक है। उस स्फीयर को बीच से काटने पर ये मेरे पास स्फीयर था, ये मैंने इसको बीच से इसमें कट मार दिया, ठीक है। तो कट मारने के बाद ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखा, ठीक है। है ना, मेरे पास कोई गोल कटोरी होती तो जैसे वो उठा लूँ ऐसा, ठीक है। अब सरफेस टेंशन का फोर्स तो सरफेस पर ही लग रहा होगा। टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी बाय एफबीडी, सारे रूल फॉलो होते हैं यहाँ पे। तो अगर टेंशन मैं दिखा रहा हूं तो मुझे क्या दिखाना होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी। ये टेंशन है, और वेक्टर से दिखा रहा हूं तो टेंशन का फोर्स है ये, राइट, टेंशन का फोर्स है। ये हाथ ऐसा है, अगर ये ऐसा हो जाए तो इसका मतलब साफ है कि इधर से कोई कुछ मार रहा है, फोर्स आ रहा है, ऐसा हो गया। अब बाउंड्री चिपकी हुई है, वो तो टॉप लेयर का टेंशन फोर्स है जिसने चिपका रखा है, बट अंदर से ये ऐसा होता चला गया, यानी कि यहां पर प्रेशर फोर्स आ रहा है, ठीक है। अब वो कितना आ रहा है, बात ये है कि कितना, कैसे देखेंगे, प्रेशर, हीट, लाइट, इसके इफेक्ट ऐसे ही देखते हैं बेटा। ऐसे सामने रखा, ठीक है, और ऐसे टॉर्च मार दी, लाइट बंद है, ये सामने रखा, टॉर्च मार दी, तो यहां पे क्या बनेगा, एक्स सर्कल बनेगा, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो यहां पर मैं ऐसे अंदर की तरफ मैं एक ही वेक्टर दिखा रहा हूं, बट वो किसका फोर्स है, प्रेशर का फोर्स है, प्रेशर का फोर्स है। और जिस प्रोजेक्टेड एरिया की मैं बात कर रहा हूं, प्रेशर के फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया।
प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। एरिया कौन सा? प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया। जैसे टेम्परेचर एक अधूरी टर्म है, टेम्परेचर डिफरेंस एक पूरी टर्म है। जैसे प्रेशर एक अधूरी टर्म है, प्रेशर डिफरेंस एक पूरी टर्म है। जैसे पोटेंशियल एक अधूरी टर्म है, बट पोटेंशियल डिफरेंस एक पूरी टर्म है। तो यानी ये प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर डिफरेंस है, राइट। तो डेल्टा पी, ध्यान रहे हर एक चीज की रीजनिंग। अब डेल्टा किस लिए सर? चेंज है, पर किसका और किसका चेंज है? चेंज है अंदर के प्रेशर और बाहर के प्रेशर का। कौन ज्यादा होगा? पी आउट माइनस पी इन क्यों नहीं लिखा आपने? साफ बताओ। क्योंकि अंदर का ज्यादा होगा, वो बल्ज कर रहा है तो वही ज्यादा है, राइट। तो ये फॉर्मूला, और ये बॉडी अगर यहां रुकी हुई है मतलब ये फोर्स इस फोर्स के बराबर है, इक्विलिब्रियम में। यानी कि सरफेस टेंशन का फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर का फोर्स। अब यहां पर काम करेंगे, सिग्मा इंटू एल कहां से आ रहा है भाई? सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ बाय एल, एफ इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एल, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला। प्रेशर फोर्स डेल्टा पी इंटू एरिया, एरिया एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर, एल कितना? 2 पाई आर। डेल्टा पी को डेल्टा पी रहने देते हैं, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पाई से पाई कैंसल, एक आर से एक आर कैंसल, 2 सिग्मा बाय आर। तो पी इन माइनस पी आउट इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा बाय आर। पी इन is equals to P out, where P out is generally atmospheric pressure. That's why I can very well write this PATM. ये मैं इसके बाद वाले लेक्चर्स में बताऊंगा कि PATM एग्जैक्टली नंबर कितना होता है। वैसे तो गिवन होता है 10 to power 5 ATM होता है, ठीक है ना। तो PATM इज इक्वल्स टू, इस साइड भेजा है, प्लस 2 सिग्मा बाय आर। बेसिकली ये, और उसमें भी खासकर ये, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रख लो। सब बाकी सब अपने आप याद रहेगा। यहां पे इंटरफेस क्या था बेटा? इंटरफेस का मतलब था बाउंड्री के दोनों साइड चीज के बारे में नॉलेज। ड्रॉप है, ड्रॉप का इंटरफेस क्या होता है? अंदर वाटर, बाहर एयर, यही तो ड्रॉप होती है। अच्छा, ड्रॉप की जगह अगर मैं एयर बबल बना दूं तो एयर बबल का सरफेस कैसा बनेगा? बनेगा ऐसा ही, लेकिन इंटरफेस क्या चेंज हो जाएंगे? एयर बबल मतलब पानी के अंदर जो हमारे मुंह से बबल्स निकलते हैं, कैसी शेप हो जाएगी? क्या हो जाएगा उसके अंदर? अंदर एयर, बाहर वाटर। ड्रॉप इज एयर वाटर इंटरफेस, एयर बबल इज वाटर एयर इंटरफेस, एयर बबल, ठीक है। तो ड्रॉप और एयर बबल अगर दोनों में से कोई भी नाम दिया हो, सेम फॉर्मूला चलेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस इंटरफेस चेंज हो जाते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम आती है सोप बबल में। प्रॉब्लम आएगी सोप बबल में। सोप बबल के अंदर दो लेयर्स होती है बेटा, अंदर एयर, ये बीच में वाटर, और बाहर फिर से एयर। ये नई चीज है सोप बबल में, ये काइंड ऑफ दिस। तो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? कुछ भी नहीं, इस स्टेप में चेंज आएगा बस। क्योंकि यहां पर जो सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ बाय एल है, वो एल ना होकर के 2 टाइम्स ऑफ एल हो जाता है। दो लेयर्स हैं, दो लेंथ है, तो यहां पर यहीं पे चेंज होगा बस, और कहीं चेंज नहीं होगा। मैं इस स्टेप को चेंज कर रहा हूं,
लिखेंगे इसको ऐसे, एफ सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ पी। फोर्सेस वैसे ही लग रहे हैं अंदर की तरफ, प्रेशर फोर्स, और इधर की तरफ सरफेस टेंशन फोर्स। ऑल क्लियर? तो ये कितना था, सिग्मा इंटू 2 इंटू 2 पाई r इज इक्वल्स टू डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर, सॉरी इंटू पाई r स्क्वायर। तो ये डेल्टा पी क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा बाय r। तो पी इन माइनस पी आउट इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा बाय r। पी आउट इज PATM। तो अंदर का प्रेशर इज PATM है बेटा, एयर वाटर एयर इंटरफेस, डबल इंटरफेस होते हैं, AWA लिख देना। अब जितना पढ़ा है उसको कंक्लूड करेंगे। थ्योरी को हमने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें मैथमेटिकल पढ़ी, थ्योरी की हमने खाली बात की, थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे। और लिखते टाइम एक फ्रेश पेज लेना, यहाँ पे हेडिंग डालना पैरामीटर, मैं इसको बोलूंगा फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे लिखना फ्री फॉलिंग स्फीयर, मैं इसको सेकंड कॉलम बोलूंगा। वाटर इनसाइड बकेट, मालूम है कौन सा केस डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। मैं इसको थर्ड कॉलम बोलूंगा। वाटर इनसाइड सिलेंड्रिकल ट्यूब, मैं इसको फोर्थ कॉलम बोलूंगा। ठीक है, अब मैं बोलता जाऊंगा, उस हिसाब से कॉलम डालते जाना। पहले कॉलम में सबसे पहले सरफेस टेंशन फोर्स, उसके आगे सेकंड कॉलम में लिखेंगे डोमिनेंट completely as there is no other force present, as there
मैंने पहले ही कहा था फ्रेश पेज ले ले, नहीं चलेगा। डोमिनेंट as completely as there is no other force present. Second, इसके सामने है ना, water inside bucket के सामने, negligible in the center, negligible in the center and mildly act at the edges. इमेजिन हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? राइट, मैंने माइल्डली बोला है, ठीक है ना, मतलब वहां पर एडहेसिव भी तो काम कर रहा है, वो स्ट्रांग होगा वहां पर, लेकिन ये अभी सरफेस टेंशन वीक है। अच्छा, ये इसमें ट्यूब वाले में हाईली सिग्निफिकेंट because the container is narrow. अब सेकंड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सेकंड कॉलम के नीचे इफेक्टिवली जीरो, इफेक्टिवली जीरो सिंस इट इज फ्री फॉल, फ्री फॉल में जीरो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। थर्ड कॉलम में dominant the large mass of water pulled downward flat by earth gravity. थर्ड कॉलम में, तो थर्ड कॉलम में देखो, सरफेस टेंशन की फोर्स जो है वो उठाती चली जाती है, वो ओवर पावर कर रही है ग्रेविटेशन के फोर्स को जब तक वो उसे बैलेंस ना कर दे। तो ओवर पावर्ड बाय सरफेस टेंशन थर्ड कॉलम में, यानी यहाँ पर फोर्थ में, सॉरी, ठीक है, ओवर पावर्ड बाय सरफेस टेंशन overpowered by surface tension to lift अब यहां पर लिखेंगे कोहेसिव फोर्स वर्सेस एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स वर्सेस एडहेसिव फोर्स। ध्यान रहे कि जब मैंने यहाँ पे लिखा है तो मैं बेसिकली किसकी बात कर रहा हूं, अभी यहाँ पे मैं केरोसिन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। मर्क्यूरी के लिए ठीक, ये वाली टेबल उल्टी हो जाएगी। यहाँ पे क्या लिखा, कोहेसिव फोर्स वर्सेस एडहेसिव फोर्स, उसके सामने यहाँ पर ओनली कोहेसिव फोर्सेस एग्जिस्ट, ओनली कोहेसिव फोर्सेस एग्जिस्ट, रेस्ट वाले में लिखना है कोहेसिव फोर्सेस विंस, कोहेसिव फोर्सेस विंस, यानी इसके नीचे विंस
इन द मोस्ट ऑफ टाइम, इन द मोस्ट ऑफ टाइम मतलब ज्यादातर एरिया में कोहेसिव फोर्स ही लग रहा था, फुल स्टॉप। एडहेसिव फोर्स ओनली एक्ट्स सराउंडिंग बाउंड्रीज, सराउंडिंग बाउंड्रीज। अब यहां पर मैंने क्या बोला, केरोसिन के लिए चल रहा है, ठीक है। एडहेसिव फोर्स विंस एट द वॉल्स, adhesive force wins at the walls because the walls are so close together comma adhesion pulls the water, adhesion pulls the water up across the whole width, across the whole width। और मरकरी के लिए क्या हो जाता बेटा, कोहेशन वहां पे मजबूत हो जाता, ठीक है। यहां पर इफेक्ट, इफेक्ट सेकंड कॉलम के नीचे इफेक्ट, फिर इसके नीचे इफेक्ट के सामने इसके नीचे परफेक्ट स्फीयर, इसके नीचे परफेक्ट स्फीयर, यहां पर इफेक्ट, यहां पर फ्लैट टॉप सरफेस। मैं बेसिकली किसकी बात कर रहा हूं कि कैसी शेप आएगी, यहां पर हाईली कर्व्ड मेनिस्कस, हाईली कर्व्ड मेनिस्कस, और वो भी केरोसिन का केस है तो ऐसा, मर्क्यूरी का है तो ऐसा। ऐसा रहेगा तो क्लाइंब अप, है ना। हाँ, तो वैसे तो जनरली एक और लिख लो बेटा, यहां पे लिख लो सरफेस एरिया स्टेटस, सरफेस एरिया स्टेटस। स्फीयर क्या करता है बेटा, मिनिमम सरफेस एरिया, तो यहां पर लिखना मिनिमम सरफेस एरिया। बीच में डालने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर तो फ्लैट ही रहेगा। यहां पर लिखना इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, because of strong adhesive pull, because of strong adhesive pull। ऑब्वियसली दूसरे के लिए उल्टा हो जाएगा। एक लाइन में अपने टर्म्स में दिख रहा हूं, दे रहा हूं, तुम उसको लिखना अलग से लाइन है, ठीक है। इट लुक्स लाइक gravity is pushing it down, but it's actually just the mercury molecules aggressively hugging, hugging, hugging each other and pulling away from the walls in descent capillarity case। descent मतलब नीचे जाने वाला। ऑल क्लियर। लास्ट लाइन ने सबसे अच्छी ब्यूटी दी है कोर कॉन्सेप्ट की। तो थ्योरी क्लियर,
फॉर्मूला क्लियर, मैथमेटिकल कैसे आया वो क्लियर, पीछे मैकेनिज्म क्या काम कर रहे हैं वो क्लियर। नाउ ओनली न्यूमेरिकल रिमेन्स। ठीक है, और अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स एटलीस्ट 3 3 4 4 हर एक टॉपिक के लेने हमें बड़े। स्टॉप कर दो।